Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of TechSarge. Here we provide all the legal, accounting, secretarial and other professional updates. मेरा नाम है गगन कालरा और आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है XBRL। XBRL कौन सी कंपनी को नेसेसरीज होता है और उसकी फाइलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो XBRL से रिलेटेड जब भी हम पहली बात करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि XBRL कौन सी कंपनीज को चाहिए होती है या कौन सी कंपनी को अपनी फाइलिंग ROC को XBRL में करनी होती है। तो जो भी कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस कंपनी को अपनी फाइलिंग XBRL मोड में करनी होती है। अब आइए देखते हैं XBRL कैसे बनाते हैं। तो जो भी आपका XBRL रिलेटेड सॉफ्टवेयर है आप उसे ओपन करेंगे। हमारे केस में हम जीनियस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो मैं जीनियस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने सेटअप कर रखा है तो आप अपना जो भी पासवर्ड है एंटर करके इसमें लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें ऐसा होम पेज शो कर देता है जिसमें वो सारी कंप्लाइंसेस के बारे में हमें बताता है। हमारे इस वीडियो का टॉपिक XBRL है तो हम उसके लिए ध्यान देंगे, बट यहाँ पे आपको सारी MCA 121 यूटिलिटीज, कंप्लायंस चेक, कंपनीज एक्ट, सारे प्रोविजंस, सारे रिलेटेड फाइलिंग्स आपको शो करता है। हम XBRL में जाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, XBRL 2010, 11 एंड 11 फॉरवर्ड्स। अगर हमारे फाइनेंशियल्स जो है वो 2010 2011 के रिलेट कर रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं, until unless हम 11-12 वाले में जाएंगे। और आज की डेट में हमारे सारे फाइनेंशियल्स लेटेस्ट ही होते हैं, इतने पुराने हमारे होंगे नहीं, तो हमें 11-12 ऑनवर्ड्स में ही जाना है। ऑनवर्ड्स पे क्लिक करते ही ये हमें ऐसा पेज शो करेगा जिसमें क्लाइंट, XBRL अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, XBRL Ind AS, XBRL कॉस्ट ऑडिट, वैलिडेशन टूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कुछ शो करेगा। क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट ये पेज शो कर दे, हमें ये सारे ऑप्शन शो करता है, क्लाइंट, XBRL AS, Ind AS, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिट, वैलिडेशन टूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड क्विट। सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि जिस भी क्लाइंट का हम काम करने जा रहे हैं या XBRL में हम उनकी XML प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हमने उन्हें क्लाइंट में ऐड कर रखा है। तो क्लाइंट में ऐड करते ही हमें दो ऑप्शन देते हैं, क्लाइंट मास्टर एंड सेलेक्ट क्लाइंट। हम क्लाइंट मास्टर में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है जिसकी हम XBRL बनाने वाले हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है नहीं। लेट्स से अगर मैं रिलायंस की XBRL फाइल करने जा रहा हूँ तो मैंने उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर रखी है, और अगर मैंने नहीं ऐड कर रखी होगी तो मैं न्यू में जाके सिन नंबर ऐड करके उनका प्रीफिल करके उसे ऐड कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा। अगर मेरे केस में मैंने ऐड कर रखा है तो मैं यहाँ से एग्जिट आ जाऊंगा और इंडियस में उसे सेलेक्ट कर लूंगा। सपोज अगर मुझे क्लाइंट सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट क्लाइंट में जाके मैं अपने उस क्लाइंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। सेकेंड इज इंडियस XBRL AS एंड इंडियस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कह रहे मेजॉरिटी ऑफ जो भी कंपनीज जो कि लिस्टेड है उनको अपनी फाइलिंग XBRL Ind AS के हिसाब से करनी होती है। Ind AS इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड XBRL AS इज XBRL अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ प्लस होती है उनको भी अपनी फाइलिंग XBRL Ind AS के बेसिस पे करनी होती है। उसके सिवा जो भी कंपनीज बचती हैं जिनको XBRL में फाइलिंग करनी है उनकी XBRL AS के बेसिस पे फाइलिंग होती है। अभी हमारे केस में हम जो कंपनी का देखने जा रहे हैं वो होगी हमारी खमगांव की, वो है हमारी खमगांव ऑयल रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है बट उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है और ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, इस वजह से इसकी फाइलिंग XBRL AS के बेसिस पे होगी। XBRL कॉस्ट ऑडिट में हम कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड XBRL बनाएंगे और वैलिडेशन टूल में हम वहां पे अपने जो XBRL है उसको वैलिडेट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम अपना जो भी डाटा है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमने जीनियस में डाटा प्रिपेयर कर रखा है उनका तो, और अपने डाटा को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं XBRL AS में जाऊंगा, मैंने अपना क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया था वहाँ पे रिलायंस, बट अगर मैं बैक आ हूँ और क्लाइंट में रीसेलेक्ट करता हूँ खमगांव तो मैं वो वहाँ पे हमने अपना क्लाइंट यहाँ पे रिलायंस सेलेक्ट करा हुआ है और मैं रिलायंस का एज एन AS की फाइलिंग के लिए आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपका क्लाइंट कोई और है और आपका क्लाइंट अगर लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ प्लस है तो आपको Ind AS वाली ओपन करनी है, AS वाली नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस लेने के लिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको AS वाले में रिलायंस का ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपके सामने ऐसा एक फ्रंट पेज आ जाएगा जिसमें आपके सामने सारे कॉलम शो हो रहे होंगे और जो भी बैलेंस शीट की डिटेल्स होती हैं वो आपको इनके बीच में फिल इन करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उसके सामने शो का ऑप्शन है और हमें उस शो में जाके वहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है अपनी बैलेंस शीट के बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस शीट, हम उस पर क्लिक करेंगे शो पे।
तो वो हमें एक ऐसा पेज ओपन करके दे देगा। हम ये ऑटो फिल को एक बार डीसेलेक्ट कर लेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट वाला पेज ऐसे ओपन कर देगा। अब हमें इसे बेसिकली यहाँ से नोट्स पे जाना है और नोट से हमें सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो हम यहाँ पे कोई भी अगर डिटेल है जिसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, हम उस पर डबल टैप करेंगे, उसके नोट्स में आ जाएंगे। यहाँ नोट्स में आके हमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। नोट्स में सबसे पहले आप एक एक चीज को सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे। जैसे क्लास ऑफ शेयर कैपिटल हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर 1। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स करेंगे जो कंपनी के पास है। यहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स की डिटेल नहीं डालनी है, यहाँ पे हमें कंपनी के पास कितनी शेयर्स हैं या क्या डिटेल्स हैं शेयर की, वो डिटेल डालनी है। जैसे टाइप ऑफ शेयर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विटी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 लाख या 1 करोड़ जितने भी हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स पेड अप में हम यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। ऐसे हर एक कॉलम में हमें डिटेल फिल करनी है जो भी हमारे पास अवेलेबल है। लास्टली ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं हम उनको भी ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सर्च करना है इस कॉलम के अंदर या इस नोट के अंदर, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है टाइप ऑफ शेयर, तो मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा तो वो मेरे को सेलेक्ट करके दिखा देगा जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है टाइप से। मैं कट करूंगा तो यहाँ से कोई भी अगर मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है तो वो यहाँ से कट हो जाएगी। मैं आपको शो कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 100,000 लिखा हुआ है और अगर मैं इसे कट करता हूँ तो वहां से मैं कट हो जाऊंगा। एक बार हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको भी नोट कर लेते हैं कि उनसे क्या होता है क्या नहीं होता है, उन्हें भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सर्च का ऑप्शन। तो जो भी हमें इस पेज में सर्च करना है वैल्यू, हम उसे सर्च कर सकते हैं इस पे। सपोज मेरे पे यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब। मैं यहाँ अगर नंबर शो करूंगा तो मेरे को हाईलाइट कर देगा जो भी ऑप्शंस नंबर से अवेलेबल हैं। मैं इसके आगे और लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये मेरे को और ब्रीफली दिखा देगा। उसके बाद हमारे पे ये ऑप्शंस आते हैं सी एच सेट वाइड कॉलम, ये सब इनको देखते हैं क्या बोलते हैं। सी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें शो करता है डू यू वांट टू कॉपी ऑल द प्रीवियस ईयर डाटा टू करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में ऑल्दो हमने रिलायंस का कोई भी फाइलिंग नहीं करी है, बट अगर आपने किसी और कंपनी की कर रखी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके उस कंपनी का प्रीवियस ईयर का डाटा भी कॉपी कर सकते हैं। एच से हमारे पे ऑप्शन आता है कि अगर हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की सिर्फ हेडिंग कॉपी करनी है और पूरा डाटा कॉपी नहीं करना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। सेट वाइड में हमें कॉलम में ऑप्शन दे देता है कि हमें कितने पर्टिकुलर शो करने हैं, कॉलम की विड्थ कैसे शो करनी है। इसका हमें कभी यूज नहीं करते हैं तो हम सिंपल इसे ऐसे ही रहने देते हैं जो हमारा प्रीफिल्ड आता है। इसमें शो कंसोलिडेटेड में ये आपको टोटल शो कर देता है, बट अगर आप हाइट कंसोलिडेटेड करेंगे तो ये आपको वापस से फुल शो करने लगेगा। उसके बाद मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी शॉर्टकट कीज के दिखा देता है कि आपको अमाउंट डिटेल फाइंड टेक्स्ट स्विच की या कंट्रोल डिलीट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे फोल्डर्स को, तो वो दिखा देगा सारे कॉलम्स को। जनरल इंस्ट्रक्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन शो कर देता है, सारी हॉट कीज इसमें शो कर देता है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, एक बार अगर आप इन्हें पढ़ के देख लेंगे तो एक्सपीरियंस बनाते टाइम ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एक बार अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपकी सारी वो ऑप्शंस को वैलिडेट कर देगा और आपके प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। शो पे क्लिक करने से ये आपको उस कॉलम की डिटेल्स शो कर देगा। ठीक है, कॉलम की प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। जैसे डेफिनेशन में हम नोट्स देख सकते हैं कि ये वाले नोट्स का पार्ट है, ऑल्दो ये हमारे पास सामने भी अवेलेबल है, बट अगर हम ऊपर सेलेक्ट करके ऐड कॉलम करेंगे तो ये हमसे एक कॉलम ऐड कर देगा। एंड कहीं पे भी अगर हम सेलेक्ट करके करेंगे तब भी ये सेम चीज कर देता है। अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। एंड लास्टली बैक, अगर हमें सेम नोट से पीछे के वाले नोट्स में जाना है तो हम बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करते ही हमें पीछे वाले नोट्स में ले जाएगा और यहाँ पे आके अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी फ्रंट पेज पे ले आएगा जहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है।
हम वापस अपने बैलेंस शीट वाले नोट में जाते हैं। बैलेंस शीट में एक बार हम सारी नोट्स में जाके इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। हमें बैलेंस शीट के इस पेज पे कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, हमें नोट्स में जाके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और नोट्स में जाने के लिए हमें उस कॉलम पे जाके डबल टैप करना है। डबल टैप करते ही हम उस नोट्स में आ जाएंगे जो उस बैलेंस शीट को फिल करेगा। नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें ऑटो फिल पे क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही नोट से ही एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे और सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल कर लेगा। उसके बाद अगर आपका कोई कॉलम ऐसा बचता है जिसके अंदर आप डाटा ऑटो फिल नहीं कर पा रहे तो आपको वहां पे डाटा फिल करना है। वंस एवरीथिंग इज फाइन, आपको बैलेंस शीट वाले कॉलम को वैलिडेट करना है और इंश्योर करना है जो भी आपका टोटल इक्विटी और टोटल एसेट है वो आपका मैच हो रहा हो। ऐसे करके आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है सारे कॉलम्स में, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये डाटा आप ऑब्वियसली अपनी बैलेंस शीट के बेसिस पे फिल करेंगे। जैसे बैलेंस शीट में अगर आपको शेयर कैपिटल शो कर रहा है 2,89,00,000 की, सॉरी 2,89,000 की, तो आपको यहाँ पे भी बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल के नोट्स में जाके सेम इंफॉर्मेशन को फिल करना है। वंस आपकी सारी इंफॉर्मेशन फाइल हो गई है तब आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपको इस पेज पे ले आएगा। वैलिडेट से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपने सारे ही फोल्डर्स में, सारे नोट्स में हर एक जगह पे जा जाके इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपका अगर ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट वाला मैं नोट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कई जगह आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी आएगी जो आपको टाइप भी करनी पड़ेगी। जैसे ग्रीन कॉलम्स जो होते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रीफिल नहीं होती है, इनके अंदर इंफॉर्मेशन टाइप्ड होती है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्लोजर लिखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में क्या एक्सप्लेनेटरी था, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा बेसिकली। आप चाहें तो इसे अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट से उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें बीच में काफी जगह पे आपसे डायरेक्टर साइनिंग की डिटेल भी मांगेगा, जिन्होंने फाइनेंशियल्स में साइन किया, फाइनेंशियल्स में डेट क्या आई थी, फाइनेंशियल्स में कौन से डायरेक्टर ने, दिन नंबर क्या था उनका, और कोई डायरेक्टर्स में चेंज आया है नहीं आया है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपसे मांगेगा, वो भी आपको एड ऑन करनी होगी। सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करके ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपको सीधा जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करना है और वो आपकी एक्सएमएल फाइल को जनरेट कर देगा। उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और जो भी आपकी फाइल जनरेट हुई है उस पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो आपको वैलिडेट करके जो भी एरर्स होंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पे वो एरर शो कर देगा। हमारे केस में हमने कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करी है, वैलिडेट नहीं करा था लास्ट पेज पे, तो हम यहाँ पे जनरेट एक्सएमएल नहीं कर पा रहे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सएमएल जनरेट करके वैलिडेट करेंगे वो आपको एरर शो कर देगा। एरर्स के बाद आप मैच कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे प्रीफिल नहीं हुई है या अच्छे से आपकी फाइल नहीं हो पाई है या क्या एरर्स आपके आ रहे हैं। Once all of those are resolved, ये आपकी XML फाइल परफेक्टली जनरेट कर देगा और वो आप अपने AOC4 XBRL फॉर्म में अटैच करके ROC को अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई ऐसा एरर आता है जो कि टेक्निकल एरर है और आपके हिसाब से करेक्ट है, तो आप जीनियस की हेल्पलाइन टीम को कॉल करके उनके थ्रू वो एरर रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहीं पे हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर।